ओके, तो लास्ट टॉपिक, हाँ वापस आ जाओ। तो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे क्या, वेंट ऑफ फैक्टर्स के बारे में, राइट ना, कि कोई सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा एंड उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो वो सॉल्यूट या तो डिसोसिएट होता है या तो एसोसिएट होता है। डिसोसिएट होकर के भी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है और एसोसिएट होकर के भी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। और चूंकि दो तरीके का इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और दूसरा क्या होता है आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा हम लोग 100% आयोनाइजेशन कंसिडर करते हैं, और उस सिचुएशन में जो आपका वेंट ऑफ फैक्टर्स होता है दैट विल बी द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैटाइंस प्लस नंबर ऑफ एनाइंस, राइट ना। तो हमको क्या करना वहां पे कि 100% आयोनाइजेशन कंसिडर करते हुए उस इलेक्ट्रोलाइट में जितने कैटाइन है और जितने एनाइन है उसको जोड़ देना। रेस्ट अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पर पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा कैलकुलेट करना, और जितना अल्फा आता है यानी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता है उसको 1 से जोड़ देंगे तो डिसोसिएशन के लिए मिल जाएगा, 1 से घटा देंगे तो किसके लिए मिल जाएगा, एसोसिएशन के लिए मिल जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था ना, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक अभी बचा हुआ था जो बेसिकली मैं लास्ट में ही पढ़ाता हूँ, ऐसे मिड में ही कहीं दिया हुआ था, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये चीज अपना क्या था, बचा हुआ था, राइट ना, कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। किस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन को आइडियल कर सकते हैं और किस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन को नॉन आइडियल कर सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, और यहाँ से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठते हैं, है ना। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, वापस आ जा, फोकस करो इधर, है ना। चलो फोकस इधर। 2 लाइन और तुम लोगों के लिए मैं कह देता हूँ आज, ऐसे मैं तो कभी कुछ नहीं कहता था, है ना, लेकिन 2 लाइन और कह देता हूँ, मन कर रहा है ना, जैसे अभी कहा कि आसमान में उड़ने की चाहत रखने वाले, है ना, आसमान में या आसमान की चाहत रखने वाले उड़ान से कहाँ डरते हैं। आज इंसान परिंदे से कहीं ऊपर उड़ रहे हैं, उड़ता कि नहीं है आज इंसान, बोलो। रॉकेट को देख लो, रॉकेट से कहाँ जा सकते हैं। अगर तुम देख लो एरोप्लेन को देख लो तो वो कहीं ज्यादा ऊंचा पर उड़ रहा है, और तुम लोग पढ़ने से भागते हो, ये भूख लग गया इसको देखो, है ना। तो चलो वापस आओ, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक बेटा हम लोग जहां से डिस्कस किए थे ना, उससे आगे देखो, उससे आगे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्या, पहला चीज पढ़ लेते हैं। अब सब खामोश हो गया बच्चा मेरा, आइडियल सॉल्यूशन, है ना, खामोश नहीं होना। पहला सॉल्यूशन क्या है बेटा, पहला क्राइटेरिया पढ़ते हैं क्या, आइडियल सॉल्यूशन। क्या है आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है ये चीज समझो। देखो आइडियल सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन कहने का मतलब बेसिकली हम लोग सब जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, वो किसके लिए, किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। और बाइनरी सॉल्यूशन में हम लोग 2 बातें कर सकते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, एक आपका होता है क्या, सॉल्यूट, और दूसरा होता है क्या, सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिलाकर के क्या होता है आपका बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन। अब यहां पर समझना बेटा, देखो क्या, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तब आपको बाइनरी सॉल्यूशन मिलता है। आपको समझना है क्या यहाँ पे कि किस तरीके का सॉल्यूट होना चाहिए, किस तरीके का सॉल्वेंट होगा, कैसा प्रॉपर्टी चेंज होगा या नहीं होगा, तो हम उसको आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं। जैसे मान लो क्या, मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ कि कोई सॉल्यूट है, लो ना एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूट है आपके पास क्या, प्रोपेन, सॉल्यूट है क्या, प्रोपेन, ठीक है। और दूसरा एक मान लेते हैं सॉल्वेंट है आपके पास, वो मान लेते हैं क्या है, ब्यूटेन, ठीक है ना। ये प्रोपेन है और ये क्या है, ब्यूटेन। अच्छा प्रोपेन अगर बोलते हैं तो बेटा प्रोपेन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन, और ब्यूटेन में कितना कार्बन है, 4 कार्बन। तो प्रोपेन की बात अगर कर लेते हो, देखो यहाँ पर CH3 CH2 CH3, ये उसका फॉर्मूला होता है। अच्छा ब्यूटेन का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। अब देखो ये प्योर सॉल्यूट मान लो, इसको आप कंसिडर कर लो प्योर सॉल्यूट, और इसको कंसिडर कर लो क्या, प्योर सॉल्वेंट। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है और ये भी क्या है, नॉन पोलर। और अगर 2 सॉल्यूट के बीच में हम लोग, 2 नॉन पोलर है ना, दोनों सॉल्यूट के बीच में अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को कंसिडर करें तो एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो काम कर रहा है वो कौन सा है, कौन सा फोर्स है, वेंडर वाल फोर्स। कौन सा फोर्स है बेटा, वेंडर वाल फोर्स। अच्छा यहां पर ब्यूटेन के भी 2 मॉलिक्यूल्स आप कंसीडर कर लो, ठीक है। तो यहां पर है CH3 CH2 CH2 और CH3, इसके बीच में भी ये दोनों भी नॉन पोलर है। अगर ये दोनों भी नॉन पोलर है तो हम कह सकते हैं क्या, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में भी जो फोर्स काम कर रहा होगा वो क्या होगा, वेंडर वाल फोर्स होगा, ठीक है। या तो फिर एक फोर्स और लिख सकते हैं आप, डिस्पर्सन फोर्स। कौन सा फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है ना। और यहां पर भी वेंडर वाल फोर्स की बात कर लेते हैं,
तो यहां पर भी क्या होगा आपका, यहां पर भी है डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है ना, यहां पर भी क्या है, डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। चलो चल बेटा वापस आ जा, छोड़ दे। हाँ तो देखो ध्यान से सुनो, यानी कि हमने क्या बोला कि ये प्योर सॉल्यूट है, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है ना। दोनों प्योर सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है वो वैन डेर वाल फोर्स है या फिर डिस्पर्सन फोर्स है। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास रखते हैं ना, चार्ज का कॉन्फिगरेशन चेंज होता है और उससे जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन फोर्स। सेम चीज है आपके पास, दो सॉल्वेंट भी है, दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों के बीच में भी वैन डेर वाल फोर्स है और डिस्पर्सन फोर्स है। अब अगर हम इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो एक नया इंटरेक्शन फोर्स सेटअप होगा। यानी यहां पर देखो जो सॉल्यूशन है आपके पास वो क्या है, प्रोपेन ब्यूटेन। जो सॉल्यूशन है वो क्या आपका, प्रोपेन ब्यूटेन। यानी कि सॉल्यूट है 3 कार्बन का और सॉल्वेंट है 4 कार्बन का। सॉल्वेंट कितने कार्बन का, 4 कार्बन, ठीक है। लेकिन यहां पर भी इन दोनों के बीच में भी जो फोर्स है वो बेटा कौन सा फोर्स है, वैन डेर वाल फोर्स। वैन डेर वाल फोर्स या इनके बीच में क्या है, डिस्पर्सन फोर्स। इनके बीच में क्या है, डिस्पर्सन फोर्स। तो हम क्या देख पा रहे हैं वो चीज समझिए, मतलब अगर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक दूसरे से मिक्स हुआ तो जो ओल्ड वाला बॉन्ड टूट करके नया बॉन्ड सेटअप हुआ बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसका एक्सटेंट भी क्या है, प्योर फॉर्म के बराबर ही, मतलब सेम है। दैट मींस देयर इज नो चेंज इन इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर कोई भी इंटरेक्शन फोर्स चेंज नहीं हुआ तो क्या हम कह सकते हैं कि यहां पर अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब इंटरमिक्स हो रहा था तब उसके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स टूटा और नया बॉन्ड जो बना, अगर दोनों सेम कैरेक्टर्स का है तो क्या होगा, ना ही हीट रिलीज होगा ना ही हीट एब्जॉर्ब होगा, यानी हीट का भी चेंज नहीं हुआ। तो हम कह रहे हैं क्या कि इस सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में ना ही इंटरेक्शन फोर्स चेंज हुआ ना ही हीट चेंज हुआ, ठीक है। अब दूसरा एक चीज और समझिएगा, अगर जितना इंटरेक्शन फोर्स सॉल्यूट का है उतना इंटरेक्शन फोर्स सॉल्वेंट का है तो इन दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस था और इन दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस था और सेम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर सेटअप हो गया तो उन दोनों के बीच में भी जो इंटरेक्शन डिस्टेंस था वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो इन दोनों को जोड़ करके जो वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना, वही मिलाने के बाद भी वॉल्यूम आएगा। इसका मतलब वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग और वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग अगर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। तो इंटायरली ऐसा सॉल्यूशन जिसका इंटरेक्शन फोर्स चेंज नहीं हुआ, जिसका हीट इंथैल्पी चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, ऐसे प्रॉपर्टीज वाले सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन करते हैं। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है, एनसीईआरटी कैसे डिफाइन करता है इसको, वो चीज समझो। एनसीईआरटी बोलता है क्या कि आइडियल सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन है जो इंटायर टेम्परेचर और प्रेशर पर कौन से लॉ को फॉलो करे, रॉल्स लॉ को फॉलो करे, ठीक है। चाहे आप उसका कॉन्सेंट्रेशन घटा दें, चाहे आप कॉन्सेंट्रेशन क्या करें, बढ़ा दें, अगर इंटायर कॉन्सेंट्रेशन पर भी अगर वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है तो वैसे सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन होंगे, आइडियल सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। बट आप क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं कि क्या रियली नेचर में कोई आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो नहीं करता है। हम लोग परफेक्टली कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ ऐसे दो मिक्सर का सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल होगा, ठीक है। बेंजीन का देख लेते हैं या टोल्यूइन का देख लेते हैं तो मास में ज्यादातर अंतर नहीं होता, तो उसको कंसीडर कर लेते हैं कि वो आइडियल प्रॉपर्टीज को क्या करता होगा, फॉलो करता होगा, ठीक है। पेंटेन या हेक्सेन को देख लें तो इंटायरली लगभग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, सेम है। तो ऐसा सिचुएशन में हम कह देते हैं कि उनका जो प्रॉपर्टीज होगा वो किस प्रॉपर्टीज का होगा, आइडियल सॉल्यूशन का होगा। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो देखो बेटा डेफिनेशन लिख लेते हैं, यानी क्या डेफिनेशन लिखते हैं किसका, आइडियल सॉल्यूशन का क्या होता है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, the solution which obey, है ना, the solution which obey Raoult's law, the solution which obey Raoult's law of vapor pressure, ठीक है ना, the solution which obey Raoult's law of vapor pressure entire range of concentration, ठीक है ना, इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, इज नोन एज
इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। कोई डाउट तो नहीं है ना? इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो नोट करो इसको बेटा पहले। है ना, अब हमें पता करना है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसके बाद की बात तुम लोग करोगे। ठीक है, सबसे पहला अच्छा देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो आइडियल सॉल्यूशन का सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या हो गया, इट ओबे रॉल्स लॉ, राइट ना। सो इट ओबे रॉल्स लॉ। ठीक है ना, इट ओबे रॉल्स लॉ ओवर इंटायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, ओवर क्या लिखेंगे, एक टर्म जोड़ेंगे इसमें, ओवर इंटायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पहला चीज तो समझ में आ गया आपको। दूसरा चीज बताया, अगर इस पर देखो एक चीज और समझ लो, अगर ओबे रॉल्स लॉ है बेटा तो यहाँ पर समझिएगा दो चीज। मैंने बोला क्या, यानी कि यहाँ पर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हम इसकी कहानी को देख रहे थे। ठीक है ना, सोल्यूट मान लो कोई ए है, सॉल्वेंट मान लो कोई बी है, और हमने बोला क्या, एक बर्तन में अगर हम प्योर सोल्यूट को रख लेते हैं, ठीक है ना, और इसको हम हीट करते हैं, इसको क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं, तो प्योर फॉर्म में क्या होगा, सभी पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे और इसके सरफेस पर क्या कर रहा होगा, एक वेपर प्रेशर बना रहा होगा, और इस वेपर प्रेशर को बोलते हैं क्या, पी नॉट ए। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा बर्तन में मान लो क्या, एक प्योर सॉल्वेंट है आपका, और इसको भी हम हीट कर रहे हैं, इसको भी क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अगर इसको हीट कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, इवेपोरेट होगा, और प्योर फॉर्म में एक वेपर प्रेशर बना रहा होगा जिसको बोल रहे हैं क्या, पी नॉट बी। अब देखो यहां से, अगर इस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन साई है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन साई बी है, देन यहां से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सो दैट प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू साई ए। और बी के लिए देखो बेटा क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इन दैट केस प्रेशर ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू साई ए। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा सॉरी, हाँ साई बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। और अगर दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल है तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, मतलब अकेले जितना प्रेशर बना रहा था, अकेले जितना प्रेशर बना रहा था, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर के क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे प्रॉपर्टीज वाला ही क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी इस सिचुएशन में क्या लिख सकते हैं, पहला दैट मींस, पहला चीज फॉर ए पी ए मस्ट बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और फॉर पी बी मस्ट बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और पी टोटल मस्ट बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, है ना। तो इसके लिए अगर ग्राफ अगर बनाएंगे आप, तो दैट मीन देखो ध्यान से, ग्राफ अगर बनाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, किस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, दोनों नेचर किसका है, प्योर फॉर्म का। अगर प्योर फॉर्म का है तो हम कह सकते हैं, यहां पर क्या देखो, यहां पर अगर ए है और यहां पर मैं कंपोनेंट बी को रख रहा हूं, तो प्योर ए के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना होगा, 1। क्यों 1 लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसका है, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन यहां पर 0 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में साई भी क्या 0, और इसके लिए अगर आप कंसीडर करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 1, और साई ए कितना, 0। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्रेशर इंक्रीज होगा कुछ इस तरीके से, मान लो यहां पर आ गया क्या, पी ए, और ये क्या है आपका पी नॉट ए, ये क्या है आपका पी नॉट ए। अच्छा ये बी है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वो ऐसे बढ़ेगा, तो ये क्या आ गया बेटा आपका पी नॉट बी, और ये टोटल प्रेशर है, सो दैट टोटल प्रेशर पी ए मस्ट बी इक्वल टू बेटा क्या, सॉरी टोटल प्रेशर पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। तो ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन का बना, वो ग्राफ किसका होगा, आइडियल सॉल्यूशन का। किसका होगा, आइडियल सॉल्यूशन का। कोई डाउट तो नहीं ना। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है, इट ओबे रॉल्स लॉ ओवर इंटायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो इसको नोट करो पहले। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टीज, पहला चीज समझ में आएगा ना आपको कि वो क्या करता है, रॉल्स लॉ को ओबे करता है। सेकंड चीज बताइएगा आप लोग खुद, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या है, जैसे मान लो क्या है, आपके पास है सोल्यूट, है ना, प्लस सॉल्वेंट, ठीक है ना, दोनों को मिक्स करके मिला है, तो दोनों का क्या बना, सोल्यूशन। तो हमने बोला क्या बेटा, मान लो क्या सोल्यूट का वॉल्यूम है VA लीटर,
सॉल्वेंट का वॉल्यूम है VB लीटर, ठीक है ना, और दोनों को मिक्स करके यहां पर बनाएंगे तो VAB जो होगा दैट इज सम इक्वल टू VA प्लस VB, ठीक है ना, मतलब 2 लीटर मान लो ये है, 3 लीटर ये है, तो 3 प्लस 2 कितना होता है 5 लीटर। तो दोनों को बिना मिलाए भी 5 लीटर है, मिलाने के बाद भी क्या है 5 लीटर है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टीज देखो क्या कहता है बेटा, सेकंड प्रॉपर्टीज कहता है क्या कि मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम, मतलब डेल्टा V मिक्सिंग, सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, डेल्टा V मिक्सिंग मस्ट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या कहता है ये, दैट मीन्स व्हेन solute is dissolved in solvent, right ना, when the solute is dissolved in solvent, when the solute is dissolved in solvent, then there is no change in volume, there is no change in volume of solution, ठीक है ना, volume of solution। that means क्या हो जाएगा, बिफोर मिक्सिंग वॉल्यूम एंड आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट मीन्स बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग द इंटायर वॉल्यूम विल बी सेम, राइट ना, द इंटायर वॉल्यूम विल बी सेम, इंटायर वॉल्यूम विल बी सेम। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक ना, ठीक है। तो डेल्टा V मिक्सिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तो प्रॉपर्टीज ये आ गया। अब दूसरी चीज समझेगा, एक चीज और, ठीक है ना। अब अगर एक बात और समझो बेटा कि हमने बोला क्या, जब हम देख रहे हैं क्या सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हैं तो उसका इंटरेक्शन फोर्स भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर इंटरेक्शन फोर्स चेंज नहीं हो रहा तो हीट एंथैल्पी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा अगला प्रॉपर्टीज, डेल्टा H मिक्सिंग, ठीक है ना, डेल्टा H मिक्सिंग इक्वल टू 0। दैट मींस क्या हो रहा है, नाइदर हीट इज एब्जॉर्ब, हाँ, neither heat is absorbed nor heat is released, ठीक है ना, nor heat is released। चलो इसको भी नोट कर लो, ये सब आपको एमसीक्यू में हेल्प करेगा, ठीक है ना। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन होता है ना वहां पे देखो। हाँ, तो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है इस टॉपिक का, वो चीज समझिएगा। देखिए, है ना, आपने एक चीज समझा होगा, देखो कि आपके पास सॉल्यूट है ना, और आपके पास सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स करके आपने क्या बना दिया, सॉल्यूशन। क्या बना दिया, सॉल्यूशन। तो आप समझिएगा, ऐसे मान लो मैंने बोला क्या, सॉल्यूट के रूप में 10 पार्टिकल, सॉल्यूट के रूप में क्या बेटा 10 पार्टिकल, ठीक है। सॉल्वेंट के रूप में आपके पास मान लो 20 पार्टिकल है। कितना पार्टिकल, 20 पार्टिकल्स, और दोनों को मिला दिया। जब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, 30, दोनों का सम होगा, राइट ना। तो यानी इधर कितना पार्टिकल हो गया, 30 पार्टिकल्स, ठीक है ना। अब एक चीज समझिएगा, यहां पर रैंडमनेस है कितने पार्टिकल के लिए, कितने पार्टिकल के लिए, रैंडमनेस फॉर 10 पार्टिकल्स, रैंडमनेस फॉर 10 पार्टिकल्स, ठीक है ना। और यहां पर रैंडमनेस है कितने पार्टिकल के लिए, बताएंगे, रैंडमनेस फॉर 20 पार्टिकल्स, ठीक है ना। और यहां पर सॉल्यूशन के कंडीशंस में आप क्या देख पा रहे हैं, रैंडमनेस है कितने पार्टिकल के लिए, सो रैंडमनेस फॉर 30 पार्टिकल्स, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा हुआ था कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ रैंडमनेस इज नोन एज, हाँ, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, राइट ना। सो डिग्री ऑफ रैंडमनेस इज कंसिडर्ड एज एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। तो आप एक चीज यहां पर कंसिडर कर लो, देखो इसकी एंट्रोपी कितनी है S1, इसकी एंट्रोपी कितनी है S2, इसकी एंट्रोपी कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू S1 प्लस। तो सॉल्यूशन के कंडीशंस में एंट्रोपी बढ़ा कि घटा, सॉल्यूशन के कंडीशंस में एंट्रोपी इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ, बिकॉज द नंबर ऑफ रैंडम पार्टिकल्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो याद रखिएगा, देखो बेटा, सॉल्यूशन चाहे आइडियल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करे, सॉल्यूशन चाहे नॉन आइडियल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करे। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो करे या नॉन आइडियल प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके एक होमोजेनस मिक्सचर डेवलप करते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होता है, जिसके कारण डिग्री ऑफ रैंडमनेस भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो आपका जो चेंज इन एंट्रोपी होगा, चेंज इन एंट्रोपी यानी डेल्टा एस, ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज हुआ,
इंट्रोपी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगला प्रॉपर्टीज बहुत ही फेमस है और ये कंफ्यूजिंग होता है किसके लिए, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव, है ना। तो इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल काइंड्स ऑफ, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राइट ना, ऑल काइंड्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बहुत सारे टीचर और बच्चों को ये सब चीज मालूम नहीं होता, ध्यान रखना ये सब चीज, ठीक है। तो इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल काइंड्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सोचिएगा आप क्या कि ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो वो भी क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। और हम करेंगे अगर फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट भी लिक्विड है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिक्विड है और फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन भी अगर लिक्विड है, तो हम तो देख रहे हैं यहाँ फेज चेंज नहीं हुआ। और हम लोग ऐसा कंसीडर करते हैं कि अगर फेज चेंज नहीं हुआ तो एंट्रोपी चेंज नहीं हुआ। लेकिन हम एंट्रोपी किसके टर्म्स में देख पा रहे हैं, एंट्रोपी हम रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में देख पा रहे हैं कि यहां पर पार्टिकल 10 है, यहां पर पार्टिकल 20 है, दोनों को मिला दिया तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ रैंडम पार्टिकल्स इंक्रीज हुआ, फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रहा। समझ में आना। तो ड्यू टू दैट चेंज इन द नंबर ऑफ रैंडम पार्टिकल्स एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजेस। कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं। अगर आपका एंट्रोपी इंक्रीज होगा सॉल्यूशन के कंडीशंस में तो हम लोग डेल्टा एस क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव। कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है ना, ठीक है। नोट करो इसको पहले। ठीक है, अगला देखो बेटा, है ना। डेल्टा एस तो हम देख चुके हैं कि डेल्टा एस क्या है आपका, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। अब अगला एक टर्म और होता है, ठीक है ना। यहां पर देखो फ्रॉम गिव्स एनर्जी, फ्रॉम गिव्स एनर्जी थ्योरम, है ना, फ्रॉम गिव्स एनर्जी। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन पढ़े होंगे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये किसको किसको याद है, ये पढ़ाया था ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या किसको किसको याद है, हाँ किसको किसको याद है, किसी को नहीं याद है। देखो तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस कैसे पढ़ाया था, डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या होता है, यानी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी लिखाया था, चेंज इन एंथैल्पी पर यूनिट टेम्परेचर, उसी को एंट्रोपी, डिग्री ऑफ एंट्रोपी कहते हैं। तो डिग्री ऑफ एंट्रोपी क्या हो गया, चेंज इन एंथैल्पी पर यूनिट टेम्परेचर। तो टी को इधर भेजो, देन क्या आ गया, टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच, है ना। अब कहते हैं क्या, डिफरेंस ऑफ दीज टू, सो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना। मतलब यहीं से गिब्स का ये इक्वेशन मिलता है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही डेल्टा जी है। तो तीन कंडीशन हो सकता है, या तो डिफरेंस जीरो होगा, या तो जीरो से कम होगा, या तो जीरो से ज्यादा होगा। ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकता है ना। तो क्या हो सकता है बेटा, देखो डेल्टा जी या तो जीरो हो सकता है, डेल्टा जी या तो निगेटिव हो सकता है, या डेल्टा जी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ये तीन कंडीशन हो सकता है। तो जीरो से कम होगा तो निगेटिव, जीरो से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव। अब हम सॉल्यूशन का गिब्स एनर्जी थोड़ा सा कंसीडर करते हैं कि क्या होता है। तो यहां पर देखो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, दो कैरेक्टर तो पहले पढ़ चुके हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या था, जीरो था। अच्छा दूसरा अभी पढ़ा हमने, डेल्टा एस मिक्सिंग क्या था, पॉजिटिव, यही था ना। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या था, जीरो, और डेल्टा एस मिक्सिंग क्या आया, पॉजिटिव। मतलब चेंज इन एंथैल्पी जीरो था, क्योंकि नाइदर हीट इज रिलीज नॉर हीट इज एब्सॉर्ब। ये सिचुएशन आया था ना जब सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट पे डिसॉल्व कर रहे थे, एंड रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहा था, इसलिए चेंज इन एंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच मिक्सिंग यानी क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला चेंज कर दो थोड़ा सा, डेल्टा एच मिक्सिंग माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस मिक्सिंग। कोई डाउट तो नहीं आता। अब देखो डेल्टा एच मिक्सिंग की जगह पर क्या है, जीरो, देन डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच मिक्सिंग की जगह पर जीरो रख दीजिए, माइनस माइनस टी, और डेल्टा एस मिक्सिंग क्या है, पॉजिटिव, तो यहां पर प्लस डेल्टा एस मिक्सिंग लिख दीजिए। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस मिक्सिंग। अच्छा रिजल्ट हमेशा कैसा आया, नेगेटिव, यानी डेल्टा जी मिक्सिंग फॉर आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज विल बी नेगेटिव, ऑलवेज विल बी नेगेटिव। देन क्या आ गया, देखो यहां से बेटा, डेल्टा जी मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर ऑल आइडियल
for all ideal solution and non-ideal solution and non-ideal solution. That means एक बात बताइए, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो हम कहते हैं ऐसा रिएक्शन कैसा प्रॉपर्टीज का होगा, स्पॉन्टेनियस प्रॉपर्टीज का होगा या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। इसका मतलब सोल्यूट को सॉल्वेंट में जब क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, तो जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। वो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, उसमें आपकी एनर्जी खर्च नहीं होगी। दैट मीन्स देखो, यानी क्या कहना चाह रहा बेटा यहाँ पर, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन will be a spontaneous for solution, right ना, will be a spontaneous for solution। समझ में आ गया, कोई डाउट वाली बात तो नहीं ना। तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज जो है वो कौन फॉलो करता है, आइडियल सॉल्यूशन। पहला चीज क्या पढ़ा हमने, इट ओबे रॉल्स लॉ एट इंटायर कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स व्हाई द प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू P नॉट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू P naught B into mole fraction of solvent, so total pressure is equal to PA plus PB। समझ में आया। volatile nature will be same, मतलब before mixing जितना volatile होगा after mixing उतना ही volatile होगा, तो volatile nature will be same। force of interaction of solute must be equal to the force of interaction of solvent must be equal to the force of interaction of solute and solvent। तो ये मैं लास्ट में लिखा दूंगा, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है ना। आगे आगे डिस्कस करते हैं, बस 1-2 पॉइंट तो और है ना, यहां तक कोई डाउट नहीं था ना। चलो तो 1-2 पॉइंट्स और देख लेते हैं, है ना। हालांकि तो मैं पढ़ाना चाह रहा था भी और नॉन आइडियल प्रॉपर्टीज को भी आज ही डिस्कस करना चाह रहा था, बट देखो हाँ, तो आइडियल सॉल्यूशन में मैंने अभी तक क्या पढ़ा, यानी कि सोल्यूट मान लो बेटा आपका, 1-2 बात और, सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, और दोनों को मिक्स किया तो क्या बन गया, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये ना। अच्छा, सोल्यूट को रिप्रेजेंट किया था A एंड A से, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया B एंड B से, और सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, A एंड B। इसका मतलब यहाँ पर एक फोर्स सेटअप हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर, दैट मीन्स क्या देख पा रहे हैं, फोर्स बिटवीन A एंड A मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स बिटवीन B एंड B मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स बिटवीन A एंड B। इसका मतलब हम क्या देख पा रहे हैं, यानी यहाँ पर दैट मीन्स क्या देख पा रहे हैं बेटा, दैट मीन्स द strength of intermolecular forces, the strength of intermolecular forces between solute and solvent, between solute and solvent is unchanged, ठीक है ना, वो चेंज नहीं हुआ। hence क्या होगा, hence volatile nature of component will be remain same, component will be remain same, ठीक है ना, will be remain same। अब volatile nature same है, इसीलिए ना क्या आया, PA is equal to P naught into psi A, और क्या आ गया बेटा, PB is equal to P naught B into psi B, इसलिए P total is equal to क्या आ गया, PA plus PB। समझ में आ रहा ना, ऐसे इसलिए हो पाया क्योंकि स्ट्रेंथ में कोई चेंजेस नहीं आया। अब तो क्लियर हो गया डाउट, कोई तो डाउट नहीं ना। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो मोटा मोटी हमने क्या पढ़ लिया, देखो पहला चीज बताना क्या ऐसा लिखे हैं, फोर्स A इक्वल टू फोर्स BB इक्वल टू फोर्स AB। पहला चीज ये समझ में आ गया ना। अच्छा, दूसरी चीज बताना, डेल्टा B मिक्सिंग क्या था, 0 था, ठीक है। तीसरी चीज बताना, डेल्टा H मिक्सिंग क्या आ गया, 0। चौथा बताना बेटा रे, डेल्टा S मिक्सिंग क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है ना। और पांचवा चीज बताइएगा, डेल्टा G मिक्सिंग क्या आ गया, नेगेटिव। यानी इसका मतलब क्या हो गया, नो चेंज इन वॉल्यूम। इसका मतलब क्या आ गया, नो चेंज इन फोर्स। इसका मतलब क्या आ गया, नो चेंज इन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या आ गया, ये गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीजेस, सो द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। क्लियर है ना। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया ना। चलो ठीक है, फिर सी यू। अब तुम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हो तो मैं क्या करूं, आधे घंटे में लोग देखेगा क्या कहेगा, सर आधा घंटा